ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज जम्मू कश्मीर में विकास की नई लकीर खींची गई है। जिस रेल परियोजना का सपना आज से करीब 30 साल पहले देखा गया था, वो आज पूरा हुआ है। कश्मीर रेल लाइन से पूरे देश से अब जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया और साफ संदेश दिया कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश कर ले, कश्मीर न रुकेगा न झुकेगा। आज पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए हमले का भी जिक्र किया। कहा यह इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला था, लेकिन कश्मीर के विकास में अगर कोई बाधा बनेगा तो फिर उसे सबसे पहले मोदी से सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ बेहद कामयाब बताया है और साथ ही ये भी कहा कि हमने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर को संदेश दिया कि अगर कोई भारत के खिलाफ आंख उठाता है तो उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। आतंक की हर आवाज खामोश कर दी जाएगी और आतंक के अड्डे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष आज भी पीएम मोदी पर सवाल खड़े करता रहा। महादंगल में आज हम पूछेंगे, आज विकास की जो बयार कश्मीर में बह रही है, क्या यह आतंक को करारा जवाब नहीं है? क्या विकास की नई लकीर साबित नहीं करती कि अब न रुकेगा न झुकेगा कश्मीर? कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर होगी सीधी चर्चा, लेकिन शुरुआत के पहले आप कश्मीर में विकास की उड़ान और उस पर सियासी घमासान देखिए। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ। जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। हकीकत ये है कि शासन में हमेशा निरंतरता होता, पर ये हमारे आत्ममुक्त प्रधानमंत्री स्वीकारते नहीं है, पहचानते नहीं है, पर इस हकीकत से वो भाग नहीं पा सकते। कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था। जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, जवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा कावड़ बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और जिस प्रकार आपने तीनों सेनाओं के अपराजित फौज को छूट दे करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई रेखा खींची, इससे पूरे विश्व ने आज गौरवशाली भारत को वर्दे देखा। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निगहत अब्बास जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्टूडियो में आ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख नासिर साहब, आप नेता हैं पीडीपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान डार जी, जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा गया है ये कहते हुए कि जो निरंतरता है कश्मीर में विकास की, उसी को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन बीजेपी पूरा का पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। और साथ ही ये सवाल दागे गए हैं कि जो आतंकवादी संख्या में 4 थे, उनमें 3 अभी तक गायब हैं, कब पकड़े जाएंगे? देखिए चित्रा जी, ये जो विपक्ष की मानसिकता है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विपक्ष को ये चीज़ समझना होगा कि हर चीज़ पे बोलना ज़रूरी नहीं होता है। आज ये मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर में किया है, ये पूरे देश की शान है। अगर कांग्रेस को लगता है कि इस पर भी राजनीति करनी है, करे, वो अपने आप को ही एक्सपोज करती है।
और हर बार ये होता है चित्रा जी, जब ये 3 सवाल पूछते हैं 8 सवाल उनके सामने खड़े हो जाते हैं। आज जहां की जो परियोजना की हम बात कर रहे हैं वो देश के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस के समय से 22 साल हो गए इसको कंप्लीट होने। ये सरकार ऐसी है कि निरंतरता की बात कर रहे हैं, ये सातत्य से ये परियोजना को पूरा किया, देश को समर्पित किया। कांग्रेस की सरकार के पहले 2003 में वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय परियोजना का इसको ओहदा दिया था। उसके बाद 6 साल तक इसकी डिजाइन फाइनल नहीं हो पाई, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कारण काम नहीं हो पाया। अब ये सरकार ने काम पूरा किया और वहां पे उसका उद्घाटन करें उसमें भी उनको आपत्ति है। दूसरी बात देखिए, इनकी सातत्यता कहां है, ये निरंतरता की बात करते हैं। कांग्रेस अपनी बेवकूफी की निरंतरता करती है। आज जो पार्टी पहलगाम में जिस प्रकार से हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, हमारे आर्मी ने उसको लीड किया, आज उसी को सवाल पूछ रही है। ये कहते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, आपको डीजीएमओ पे भरोसा नहीं है। और आप एक ऐसी पार्टी जो 26/11 होने के बाद मुंह में दही जमा के बैठ गए थे, आपके मंत्री कपड़े बदल रहे थे, आपके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, आप यूएस के आंसर का रिप्लाई का वेट कर रहे थे और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक और जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मैं मारू के पास जाऊंगी। रोहन गुप्ता जी, ऑपरेशन सिंदूर में सेना को कामयाबी तो पूरा देश दे रहा है, विपक्षी दलों की ओर से भी उसी तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि सेना की कामयाबी का श्रेय भारतीय जनता पार्टी भी लेना चाहती है। बिल्कुल नहीं। पहले दिन से मोदी जी ने जब ये पूरी जो वारदात हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले दिन था कि हम सेना को पूरा पावर देते हैं, ये स्टेटमेंट था। सेना को आप सवाल उठा रहे हैं, आप जब कह रहे हैं कि सीज फायर कैसे हुआ, आप सेना के डीजीएमओ के स्टेटमेंट पे सवाल उठा रहे हैं कि 3:35 को 11 तारीख को पाकिस्तान के डीजीओ ने हमको अप्रोच किया, उसके बाद हमने स्वीकार किया। तो सेना का अपमान कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। आप सेना को क्रेडिट दीजिए, पर सेना के सवाल को सरकार के सवाल बना के अपनी राजनीति बंद करिए। और ये दो कांग्रेस देखिए चित्रा जी, उनके ही एमपी है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं देश के बाहर जाके जब ये कहते हैं किसी ने मध्यस्थता नहीं की? यही तो मैच्योरिटी है। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं हो सकती थी। कांग्रेस के पास मौका था। मैं आधिकारिक रूप से कहता हूं कि जब आपके सांसद बाहर जाके देश को छाती फूलने वाली बात करते हैं, आप भी अगर यहाँ पे ये स्टैंड लेते तो आपकी थोड़ी बच्ची को जैसे ही कांग्रेस पार्टी से निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ेंगी, मैं उनसे जवाब लूंगी। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चिनाब पुल ब्रिज जो हम सब ने देखा, जिसने हिंदुस्तान के मस्तक को और ऊंचा किया है, कितनी मुश्किलों का सामना करके यह ब्रिज वहां पर तैयार हुआ है, ऐसे में अगर यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने लग गए, श्रेय लेने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, बीजेपी तो यही काम करती है, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसका श्रेय तो आपको देना पड़ेगा ना। कश्मीरियत अगर नए रंग रूप में निखर कर सामने आ रही है तो मोदी को क्रेडिट देने से क्यों इतना परहेज है आप लोगों को? नहीं, जो आज उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बधाई। जो अच्छा काम हो, विकास का काम हो, उसमें सबको समर्थन करना चाहिए, इसमें तो विरोध का कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे तो कहाँ अब दिखाई नहीं दे रहे। जब धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद आपको राज्यपाल महोदय का बयान याद होगा कि 6 महीने के अंदर हम 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे, उसका तो कुछ नहीं हुआ। और बाकी जो शिक्षा के स्तर में सुधार की बात थी, बाकी जो नागरिकों के लिए सुविधाएं थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से खाली 370 हटाने की बात थी, जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तमाम चीज़ें तो नेगेटिव मानी जाएंगी, इन पर तो आलोचना होगी। और जो विकास के काम किए जा रहे हैं वो ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में एक ये दावा करते हैं कि अब बिल्कुल आतंकवाद समाप्त हो गया, नोटबंदी के समय ये 2016 में कर दिया गया था, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसी पुलवामा की घटना हुई और अभी ये पहलगाम में हुई, और आतंकवादी हमला करके और सुरक्षित निकल जाते हैं। हम मतलब ऐसी कमज़ोर सुरक्षा व्यवस्था क्यों है कि पहलगाम में आराम से वो आई कार्ड देख देख के लोगों की पहचान कर करके बात कर करके लोगों की हत्याएं कर रहे थे, और फिर उसके बाद निकल गए, कहीं एक गोली तक नहीं चली हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। तो इस पे सवाल तो उठेंगे, ये तो एक कमजोर व्यवस्था मानी जाएगी, इसके लिए तो हम ताली नहीं बजा सकते। जो इस तरह के टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहां पर ये कहा जाता है कि टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाएंगे आतंकवादी, इस तरह से लगातार कई सालों से चला आ रहा था, क्योंकि वो सेना को, आर्म फोर्सेस को, पुलिस वालों को या फिर नेताओं को निशाने पर लेते थे। जहां पर पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज की जो तस्वीर है उस पर जल्दी से एक और टिप्पणी, चूंकि मोदी ने एक और बड़ी बात कही है और उसके जरिए खासतौर से आप लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के अनेक प्रयासों से 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा
गरीबों ने गरीबी को परास्त कर दिया है, इससे बाहर निकल गए हैं। अब वो मध्यम वर्ग का हिस्सा हैं और जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं वो लोग इसी में लगे रहेंगे। इस पर भी एक टिप्पणी कर दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी के पास। नहीं, जो कई इकोनॉमिक सर्वे आए हैं वो तो ये बताते हैं कि देश के गरीबों की जेब खाली हुई है, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। अमीरों की अरबपतियों की आय बढ़ी है और गरीबों की आय घटी है। इकोनॉमिक सर्वे तो ये बता रहे हैं। और पिछड़ा दलित की जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनकी बातों को कोई विश्वास ही नहीं है कि वो बयान बदलते रहते हैं। एक थोड़े दिन पहले तो वो कह रहे थे देश में केवल 4 जाति हैं और जाति जनगणना कराने की मांग देश को तोड़ने वाली है, इससे विभाजन होगा समाज में। वो कह रहे थे केवल किसान, जवान, महिला और मजदूर, ये 4 ही जाति हैं। अब वही प्रधानमंत्री खुद घोषणा कर गए कि जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका भी श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक पक्ष चुन लें कि जातियों की जनगणना कराना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या ये देश के लिए नुकसानदायक है। हमें ये तो पता चला प्रधानमंत्री जी का स्टैंड क्या है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी का स्टैंड क्या है इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले अब राकेश सिन्हा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा जाए जो अंग्रेज नहीं कर सके वो मोदी ने कर दिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार निशाने पर ले रही है कि श्रेय लेने की सियासत में प्रधानमंत्री जी ज्यादा आगे रहते हैं। राकेश सिन्हा जी, और पहले से कश्मीर में ये जो बयार बह रही है वो तो नरसिम्हा राव सरकार की ओर से ही प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, फिर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना, वो तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस पर क्या है टिप्पणी आपकी? देखिए, शोरगुल से तथ्य नहीं बदलता है। तथ्य के अपने आईने होते हैं, वो आईने होते हैं देश के विकास के कुछ पैमाने। उन पैमानों को देखकर हम समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में 11 सालों में क्या किया, और इसके पहले जो 10 साल यूपीए की सरकार थी और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या किया। मैं 2-3 चित्राजी उदाहरण देता हूँ जो इस डिबेट के लिए अच्छा होगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा और लोग तथ्य को जान पाएंगे। देखिए, सोशल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये सोशल सेक्टर का मतलब होता है एजुकेशन पे खर्च करना, महिलाओं पे खर्च करना, अन्य तरह के जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन पर खर्च करना। 3.6 सोशल सेक्टर पर जो 13-14 में 7.68 लाख करोड़ रुपए का खर्च था, जस्ट डबल हो गया है। अभी 24-25 में 13.94 लाख करोड़ का खर्च हुआ है। ये सोशल सेक्टर खर्च। एक इम्पॉर्टेंट बात है चित्रा जी जो आप अनुभव करती होंगी अपने आसपास के लोगों से, कि यूपीए सरकार यानी पूरे सरकार में आज़ादी के बाद से 47 से लेकर 2014 तक सिर्फ 17% लोग इंश्योरेंस करते, हेल्थ इंश्योरेंस में आते थे, सिर्फ 17% लोग। आज ये संख्या 50% हो गई है। अब बताइए कि 17% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर के भी लोगों को देने की मोदी जी ने घोषणा की है। अब कोई भी व्यक्ति, इस देश का गरीब व्यक्ति, किडनी, हार्ट, लंग्स, कोई भी बड़ी बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक के लिए निश्चिंत रहता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, दुनिया में इसका समानांतर नहीं मिलेगा। एक और बात में चित्रा जी, जो आप स्वयं एक वुमेन है और वुमेन की समस्याओं को जानते हैं, महिलाओं के बारे में पूरे देश में विमर्श चलता है। भारत में तो सभी नेता जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लगातार बोलते रहे हैं। जेंडर बजट शुरू हुआ था 2005 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर सेंसिटिव बजट, यानी कि खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके लिए स्पेसिफिक एलोकेशन। 27,000, ये जो टोटल एलोकेशन था वो 2,72,000, ये 27,024 करोड़ का एलोकेशन था 2013-14 में। हाँ। और वह बढ़कर 3,27,000 करोड़ हो गए। एक बात मैं अंत में बताना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के पैमाने के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जन औषधि केंद्र है, ये दुनिया को जानना चाहिए मोदी जी ने कितनी इसको प्राथमिकता दी है। और भाटी जी तो स्वयं गांव के लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको स्वयं अनुभव होगा। और मुझे अच्छा लगा भाटी जी ने कहा जो डेवलपमेंट का काम होता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जन औषधि केंद्र का तात्पर्य यह होता है कि जो दवाइयाँ, स्पेसिफिक दवाई मिलती है बड़े बड़े ब्रांड के, उसका एक जेनरिक मेडिसिन होता है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता है, वो जेनरिक वही चीज़ें होती हैं लेकिन सस्ती होती हैं। और मैं नाम नहीं लूँगा, कोई ब्रांड की दवा अगर 500 रुपये की है तो 150, वो मैं बता दूँ आंकड़ा, 290 जन औषधि केंद्र था 2014 में, वो बढ़ के 15,000 हो गया। और लास्ट में सुन लीजिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए, गोल्ड बहुत बड़ा हिस्सा है। जो गोल्ड रिजर्व हमारे पास 557 टन था, वो बढ़ के 879 टन हो गया है। अब बताइए, जिस देश में इस तरह की बातें हो, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अनाज पहुँच रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो सबको दिखाई पड़ रहा है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं
उस पर सरकार ने जो इसको अंग्रेजी का एक शब्द होता है ग्रेट लीप, एक बड़ी छलांग मोदी सरकार ने लगाई है। यह सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पेसिफिक गरीब केंद्रित योजनाएं हैं और फार्मर्स को 3,68,000 करोड़ रुपया 3.68 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में गया है। कोई सोच सकता था क्या कि 2021 से लेके 24-25 के बीच में, अभी 25 समाप्त नहीं हुआ, 3.68 लाख करोड़ जाए। इन बातों को शहर के लोग बिल्कुल ये जो बुद्धिजीवी रियलाइज करें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की एक अलग छलांग हिंदुस्तान की ओर से लगाई गई है। एक तरफ आर्थिक तरक्की हो रही है तो वहीं आप दूसरी तरफ देखिए जो हमारे बॉर्डर एरिया है वहां पर जिस तरह का कामकाज चल रहा है वो इसके पहले नहीं हुआ था और 77 साल बाद तो यही हो रहा है। कश्मीर में बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से वो पूरी तरह से कट जाया करता था, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी के दौर से उद्घाटन किया गया है उनके द्वारा, उसके बाद कम से कम वो परिस्थिति नहीं बनेगी। शेख नासिर साहब, ऐसे में तो आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए, फिर आलोचना क्यों हो रही है? ये तो सबकी महत्वाकांक्षा थी ना कि एक दिन ऐसा हो, और अब जो वो साकार हो गया, नरेंद्र मोदी के हाथों साकार हुआ, तो उसको लेकर फिर इतनी नुक्ताचीनी हो रही है। नासिर साहब, क्या शेख नासिर जी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनके पास हम चलेंगे। इमरान डार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान डार जी, उमर अब्दुल्ला तो खूब तारीफ कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब मैं 8वीं क्लास में था, अब मैं 55 साल का हो गया हूं। कई दशकों से देखा गया सपना जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी के कार्यकाल पे संपन्न हुआ, तो यही माना जाए कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ये एक माइलस्टोन है आज हिंदुस्तान की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। आई थिंक जो आज जिसका इनॉग्रेशन हुआ, इट्स अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है ये। हम ख्वाबों में सोचते थे कि कब ट्रेन श्रीनगर कश्मीर आएगी, तो फाइनली आज वो दिन देखने को मिला और बिल्कुल हम वेलकम करते हैं जो मोदी साहब ने जो जैसे इकदाम उठाए और जिस तरीके पे काम किया गया, तो ये खुशाइंद है और अच्छा काम किया, अच्छे काम की सराहना होगी। ये भी साथ में आप ये भी देखिए कि जो मोदी साहब ने जब आप उनका आज जो तकरीर सुनेंगे, तकरीर में उन्होंने कश्मीर और कश्मीर के लोगों की कितनी तारीफ़ की और जो रीसेंट पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके में उन्होंने जो जैसा कश्मीर के लोग यूनाइटेड तरीके में बाहर आए अगेंस्ट दिस टेरर अटैक और उन्होंने उसको एनकरेज किया, लोग यहाँ के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बिलखसूस जो आदिल हुसैन जिसने अपनी जान गंवाई। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी कंट्री में कि कश्मीरियों ने अपनी जो है एक ह्यूमैनिटी का जो एक एग्जाम्पल दिया था उसको आज एक्नॉलेज किया गया। हम बहुत खुश हैं कि मोदी साहब ने आज उस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया। आप लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी, उसकी आंखों में ये बहुत चुभ रहा है। निगत अब्बास जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। निगत जी, अब आपसे सीधा सवाल लेते हुए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ उद्घाटन भी कर दे तो वो भी कांग्रेस पार्टी को इतना क्यों चुभने लगता है? आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना। बॉर्डर एरिया पर कितनी मुश्किलों के साथ ये चुनाव ब्रिज तैयार हुआ है, कितना लंबा समय लगा, वहां पर खुद मुख्यमंत्री इस तारीफ कर रहे हैं ये कहते हुए कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने आपने कर दिया, फिर भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए चित्रा जी, क्या है ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थोड़ी ना चला रही है, तो पीआर एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी चला रही है। हर बार सेल्फी के नए तरीके का इनॉग्रेशन कर देते हैं। जिस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं उसमें तो मोदी सरकार ने ना कुछ बनाया ना कुछ बचाया, सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाया है, क्योंकि ये सरकार इनकी सरकार में थोड़ी ना शुरू हुआ था। ये तो 94-95 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में सैंक्शन हुआ था। 2002 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय खिताब मिला था कि नेशनल प्रोजेक्ट है ये, और उसके बाद जो 80% का, मैं पहला जो सैंक्शन आया वो 11,000 करोड़ का, वो मनमोहन जी की सरकार में आया, और 80% टनल का जो काम था वो 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन जी की सरकार में सारा हुआ, चाहे वो अंजी खुद के से लेकर चेनाब का ब्रिज हो, चाहे उसकी डिजाइनिंग और अप्रूवल की बात हो, चाहे वो जो अपना माफ करिएगा बानीलाल और काजीकुंड का जो ब्रिज है उसकी बात हो, लगातार ये काम उस समय होता आया है। तो ये इस तरह की जो तारीफें बटोरने का काम है, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन बन चुके हैं ना, हर दिन कोई नया झूठ आ जाता है। और अगर आपको तारीफ चित्रा जी बटोरनी थी, चलिए आपने पिछली सरकारों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है स्टेट्समैन, जो असली स्टेट्समैन होता है वो होता है जो पिछली सरकारों ने काम किया, और अगर आपने उसको आगे बढ़ाया है तो
आप इतनी हिम्मत रखिए, इतना जज्बा रखिए, इतना बड़ा दिल रखिए कि आप उनकी भी बात करिए और अपने जो आपने काम आगे बढ़ाया उसका भी आप क्रेडिट ले लीजिए, क्योंकि 80% काम हो गया था, 11,000 करोड़ का सैंक्शन तब आ गया था। और चलिए मान लीजिए आप गए कश्मीर, बहुत अच्छी बात है, अरे थोड़ी सी संवेदना दिखा देते, आप झंडा लहराने वहां फोटो ऑप्टिक्स करने चले गए, लेकिन आपको एक भी बार कश्मीर जाना याद नहीं आया जब पहलगाम में हमारे लोगों को इतनी बुरी तरह से शहीद कर दी। अच्छी बात है, नहीं चित्रा जी, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो मैं लेट, जहां पर नहीं, आप लेट मेरी बात सुनिए, एक वक्त पर जब ये कहा जाता था कि वहां पर झंडा उठाने वाला भी भारत का कोई बचेगा नहीं, और वहां पर अगर नरेंद्र मोदी उस जगह पर जो संवेदनशील हिस्सों में से एक माना जाता है, तिरंगा तो हिंदुस्तान की आन बान और शान है, मोदी उठाए, राहुल गांधी उठाए, हिंदुस्तान का कोई ना, ये तो फक्र की बात है, वो भी चुप रहा है, झंडा क्यों उठा लिया? नहीं, फोटो ऑप्टिक्स पे मैंने कहा आप यहाँ वो नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बीजेपी का नैरेटिव हम प्रोपोगेट यहाँ नहीं करेंगे चित्रा जी। आपका नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेट करना है, एंकर कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेट करे। आप मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए, आप मेरा अरे आप अगर तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे मैं बिल्कुल आपको टोकूंगी, आप तिरंगे पर ऐसे टिप्पणी करेंगे मैं टोकूंगी। ये कोई बात होती है मोदी हाथ में कैसे उठा लेते तिरंगा? अरे वो हमारी आन बान शान है, नरेंद्र मोदी उठाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उठाएंगे। सुनिए चित्रा जी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर तिरंगा ही लहराएगा, लेकिन इस बार इसके पहले नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2014 के पहले हमने खुद देखा है, वहां पर रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे लाल चौक पर, और अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में चीजें बदली हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, पहलगाम में हमारे लोगों का धर्म पूछ के शहीद कर दिया और आप कह रहे चीजें बदली हैं। 370 ये कहते रहेगा कि हम हटाएंगे तो देखेगा नामो निशान हट जाएगा, आतंकवाद का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सलमान खुर्शीद आप ही के नेता तारीफ कर रहे हैं विदेश में, सलमान खुर्शीद ने कहा है 370 हटने के बाद अब हम फख्र से कह सकते हैं कि कश्मीर में विकास की बात। सलमान खुर्शीद कौन है? आपके नेता हैं, आपके नेता हैं। चलिए वहीं जाते हैं, मुझे बताइए डेलीगेशन आपने भेजा 1 जून को एडीबी के अध्यक्ष से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर मिलते हैं, और पता नहीं भगवान जाने कौन सी आवाज फूंक कर आते हैं अध्यक्ष जी के कानों में कि 3 जून को 6,500 करोड़ का सैंक्शन दे देता है वो पाकिस्तान को, FATF ग्रे लिस्ट से हटा देता है पाकिस्तान को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह हिलता ही नहीं है, वो मुंह तकते रह जाते हैं। उसके बाद अभी CPEC जितना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका लगातार विरोध करता है हिंदुस्तान, क्यों? क्योंकि वो POK से गुजरता है। सुनिए आखिरी 10 सेकंड, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, वो बैठक करते हैं और वो अफगानिस्तान तक उस CPEC को विस्तार करने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी 5 सेकंड, कि हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर चाइना मजबूती से फैल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फोटो ऑप्टिक्स करे, और फिर कह रही हूं झंडा लहराया जाएगा कश्मीर में, लेकिन इस बार मौका था कि POK में झंडा लहराना था, और देश के प्रधानमंत्री 2008 में जब आतंकवादी हमले के बाद 166 लोगों का कत्लेआम किया था आतंकवादियों ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे POK झंडा लहराने के लिए, आप लोगों ने मारा था, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास देखना चाहिए, 2008 में वो उसी समय POK ले लिए होते तो आज बीजेपी से ये सवाल नहीं करना पड़ता ना। 166 लोग मारे गए थे ना, अपने ही देश के थे, उस समय ले लेना चाहिए था POK। घर में घुसकर भी नहीं मारा था हमने, क्यों नहीं इसका ऑर्डर दिया गया था भारत सरकार की ओर से? ये सवाल लिखा था रोहन गुप्ता जी, लेकिन इन्होंने ये बार-बार कह रही कि फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे, फोटो खिंचवाने, उस पर जवाब रोहन गुप्ता जी। एक बार रोहन जी से आवाज ले लें, ठीक है, आपने बहुत सारी बातें, रोहन जी बताइए। चित्रा जी इनको चुप करवाइए, चुप हो गए, इनको बोलिए। जो अपरिपक्वता, जो जिस प्रकार की अपरिपक्वता आज देख रही है कांग्रेस पार्टी में, ये इसी का कारण है कि जो इंटी गठबंधन की कैप्टन थी कांग्रेस पार्टी आज 12th प्लेयर हो चुकी है। कौन स्वीकार करेगा इस प्रकार की मानसिकता को? झंडे फहराने को आप PR कहेंगे और देश की जनता आपको स्वीकार कर लेगी? ये वही नरेंद्र मोदी है 1992 में लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, और वही मोदी जी है कि 2025 में आज तिरंगा फहरा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए, इसको PR एक्टिविटी बोलना चाहिए। आप सरकार का विरोध कीजिए, सब करिए, पर हर चीज में अपना इमोशन दिखा के इमोशनल होकर आप अपनी राजनीति मत करिए। इसी के कारण हम हाशिए में चले गए। कौन सी बात कर रहे हैं? 1995 की बात कर रहे हैं। 1995 से लेके उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रही, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए,
आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और आप बोल रहे हैं आपको क्रेडिट चाहिए। अरे क्या क्रेडिट की बात कर रहे हैं? आपका समय था जहां पे सुरक्षा नहीं थी, आपका समय था जहां पे पत्थर मारे जा रहे थे, आपका समय था जब आप हुर्रियत को आप गले लगाते थे, आपका समय था आतंकवादियों से बात करने की आप लाइन में लगते थे, आपका समय था आंख खोल के आपको जवाब देने का हिम्मत नहीं था, आपका समय था 26/11 में मुंह में दही जमा के बैठे थे, और आज आप एग्रेसिव होकर सवाल पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हर चीज पर राजनीति मत करिए। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात है तब से जो आपने राजनीति की है, आपका जो बचा हुआ है आपका वो भी नीचे चला गया है। क्या फोटो ऑप्टिक्स? व्हाट इज दिस? हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। इंदिरा जी गई थी देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। लड़ने के लिए आप परिपक्वता मत दिखाइए, क्यों किया था? आप मत दिखाइए। चित्रा जी, इनको चुप कराइए। जब इंदिरा जी को आप 1971 का श्रेय देंगी तो आपको मोदी को देना ही पड़ेगा निकाल। ठीक है चित्रा जी, ठीक है, जल्दी से अपनी बात राजकुमार जी के पास जाना है, राकेश सिन्हा जी के पास जाना है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। जल्दी से बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला हूं, मुझे 10 सेकंड चाहिए। हाँ बोलिए। चित्रा जी, सिंपल बात है, आज वही कांग्रेस पार्टी के दो पहलू, एक परिपक्व पहलू जो देश के बाहर जाके देश का सीना चौड़ा कर रहा है, सलमान खुर्शीद हो, शशि, वो देश के सांसद है, देश के बाहर कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को यहाँ समझना चाहिए, उनके नेता को समझना चाहिए। पार्टी में भी झगड़ा लगवा दिया ना, करते हैं अब और आप लोग पाकिस्तान की इतनी चैनल आपका उपयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कहां से? क्या उनको मालूम नहीं है? एक बार ये चित्रा जी, उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं? बड़ा सम्मान ये तो आप करते हैं, हम परिपक्वता नहीं की करते। बात है। एक दफा बोल दीजिए, आज नरेंद्र मोदी ने गलत बोला था। परिपक्वता शशि पूरा थरूर देश तारीफ कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, ये बोलने मोदी दीजिए। मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था नरेंद्र मोदी ने, वो गलत बोला था, मोदी की बोलिए। तारीफ तो थरूर ही कर रहे हैं। तरीका नहीं। कोई बात नहीं, ये बोल दे, अच्छी बात है। हो सकता है चाय पे सांसद चर्चा में मोदी जी ने माफी मांग ली। आप लोगों ने इनको झगड़ा बोल लगवा दीजिए, दिया ना। इनको बोल दीजिए माफी मांग ले, इनको बोल दीजिए गर्लफ्रेंड गलत बोला पर था चर्चा नरेंद्र नहीं मोदी है, ने। अभी गर्लफ्रेंड पे चर्चा नहीं है, अभी कश्मीर पर चर्चा है। और आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। रोहन जी प्लीज एक एक करके। देखिए चित्रा जी, बात सिंपल है। जब मैच्योरिटी की बात आती है, देश की बात आती है, सबको साथ रहना चाहिए। जब आप मोदी जी पे सवाल उठता है, सवाल उठाइए, आपका काम है। पर उस प्रोसेस में अगर हमारे दुश्मन देश उसका सहारा लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप शशि थरूर को सवाल उठा रहे हैं, आप सलमान खुर्शीद पे सवाल उठा रहे हैं। वो आज बड़े सीजन नेता है कांग्रेस पार्टी के, और एक मौका है उसको आपको मिलके, और यहाँ पे अपरिपक्वता से बात करके आप देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करिए, पर उन मुद्दों पे जहां पे आपकी जो छवि है खराब ना हो। सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद राजनीति। यह चीज कांग्रेस पार्टी और उनके जो दरबारियों है उनको समझना पड़ेगा कि हर चीज का विरोध आपको हाशिए में लेके गया है, और आप इंडी गठबंधन में 12 प्लेयर हो गए हैं। एनसी के यहां पे जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उन्होंने कहा कि देश के लिए गौरव की बात है, वो सीएम ने कहा। आपको समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज पे बात करनी है? आपके जो दरबारी है पुराना नक्शा लेके बैठ जाते हैं। 22 साल से क्या किया आपने? क्या टाइम पास किया? 1995 से लेके 10 साल मौका मिला, क्या किया? कर लेते उद्घाटन, हिम्मत थी तो। आज उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी आपको आपत्ति है, झंडे से भी आपत्ति है। झंडा आपको पीआर लगता है, बंद करिए मानसिकता। राकेश सिन्हा जी के पास जाऊंगी, उसके पहले राजकुमार भाटी जी। विकास का पहिया निरंतर चलता रहता है, बस डिपेंड इस पर करता है कि किसके कार्यकाल में धीमी गति से विकास हो रहा है, किसके कार्यकाल में तेज गति से विकास हो रहा है। बीजेपी तेज गति से विकास का श्रेय लेती है कि मोदी के नेतृत्व में ये हुआ है कश्मीर को लेकर खासतौर से। नहीं, लेकिन आंकड़े तो ये नहीं बताते कि मोदी जी के कार्यकाल में तेजी से विकास हुआ है। अब जो काम 10 साल की कांग्रेस के शासन में, अभी निकत ने बताया कि 80% काम हो गया था, 20% पूरा करने में मोदी जी ने 11 साल लगा दिए। दूसरी बात, अभी जो राकेश सिन्हा जी कह रहे थे उसके आयुष्मान योजना के लिए, आयुष्मान योजना तो कहने में तो बहुत अच्छी लगती है और कागजों में बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन राकेश सिन्हा जी मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। क्षेत्र में आप जाके देखें, आप एक सर्वे कराएं, आपकी पार्टी अगर इसका कुछ लाभ लेना चाहती है तो आयुष्मान का कार्ड जिसने दिखा दिया या जिसने आयुष्मान का जिक्र कर दिया, हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करते, प्राइवेट हॉस्पिटल। और सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल है, कहते हैं हमारे पैसा नहीं मिलता, हम कहाँ एडमिट करें। ये स्कीम व्यवहार में पूरी तरह फेल हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, 1971 में जो बांग्लादेश को अलग किया था, 1971 में भी शौर्य हमारी सेना का ही था, और 2025 में भी शौर्य सेना का ही है। निर्णय जो है राजनीतिक नेतृत्व लेता है, ये बात सही है, लेकिन इंदिरा जी ने जो लक्ष्य तय किया था उससे पहले वो झुकी नहीं थी, रुकी नहीं थी। अमेरिका ने उस समय भी धमकी दी थी कि 7वां बेड़ा हमारा समुद्र में उतर चुका है। इंदिरा जी ने कहा 7वां उतरे या 70वां उतरे, हमारी सेना वापस नहीं आएगी। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन हुआ, 3 दिन ऑपरेशन चला के या तो वो आतंकवादी पकड़े जाते जो हमारे बेगुनाह लोगों को मार के गए थे,
या अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे जो मोस्ट वांटेड हैं उनको पाकिस्तान हमें सौंप देता, या कुछ लक्ष्य तो हासिल करते। आपने एकदम, और वो मैं नहीं मानता कि चलो मैं अपनी सरकार पर ज़्यादा विश्वास करूंगा कि ट्रंप ने समझौता करा, सीज फायर कराया, लेकिन ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं, मोदी जी उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि वो ये कहते ट्रंप हमें अपमानित कर रहे हैं बार बार। कभी कहते हैं मैंने धमकी दी थी तुम्हारा व्यापार रोक दूंगा, कभी एप्पल के सीईओ को बुला के कहते हैं कि इंडिया में अगर फ़ोन बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। तो मोदी जी को एक बार बोलना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए। हम बहुत महान देश हैं, बहुत प्राचीन देश हैं, बहुत शक्तिशाली देश हैं, ट्रंप के सामने डरने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, देश के नागरिकों को अच्छा नहीं लग रहा। राकेश सिन्हा जी, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन जल्दी से एक करेक्शन करते हुए 80% काम नहीं मेरे पास, क्योंकि हमारे एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने जो जानकारी दी थी, जो रेल लिंक परियोजना की टाइमलाइन है 94-95 में मंजूरी हुई थी, 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई थी, अक्टूबर 2009 में काम चालू हुआ था काजीगुंड से बारामूला 118 किलोमीटर, जून 2013 में बनिहाल से काजीगुंड 18 किलोमीटर। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, फिर 2014 से चालू हुआ उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर और 2025 में कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर। तो ये 80% वाली जानकारी गलत है। राकेश सिन्हा जी, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं राजकुमार भाटी जी ने, एक तो ट्रंप को लेकर और दूसरा कि 1971 में इंदिरा जी झुकी नहीं थी, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप के फोन आने के बाद आप लोग झुक गए। इन दोनों का जवाब देने से पहले मैं एक करेक्शन कर दूं। राजकुमार भाटी जी चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत सधे हुए डिबेट करते हैं। देखिए, अस्पतालों में कुछ समस्याएं आती होंगी व्यवहारिक रूप से, और मैं भी जानता हूं, लेकिन आयुष्मान योजना से 55 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, जिसमें 32 करोड़ महिलाएं हैं। 55 करोड़, ये आंकड़े कोई मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े नहीं है, अस्पतालों से लाए गए आंकड़े हैं। और जो लोग भी ज़मीन पर गांव में गली में घूमते हैं, मुझे अवसर मिला संसद में रहते हुए गांव और गली में घूमते हुए, सबसे अधिक लोगों की जो प्रशंसा है आयुष्मान योजना की है। जो किसी भी योजना में व्यवहारिक रूप से कुछ कठिनाइयाँ होती है उसको सरकार समय से दूर करती रहती है। जहाँ तक इंदिरा जी का सवाल है, चित्रा जी, मैंने आपके डिबेट में एक बात कही थी, इंदिरा गांधी जी किस दबाव में 15,000 किलोमीटर ज़मीन छोड़ दी, स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन छोड़ दी थी? वो कौन सी बाध्यता थी इंदिरा गांधी जी की? जब भारत की सेना ने उसको कब्जा कर लिया था, तो फिर इंदिरा गांधी शिमला समझौते के 2 पैराग्राफ का शिमला समझौता है, और उस समझौते में इंदिरा जी को किसका दबाव पड़ा? दूसरा सवाल कांग्रेस बता दे। ताशकंद समझौते में शास्त्री जी के साथ जो हुआ, आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में शास्त्री जी के साथ न्याय नहीं किया है। शास्त्री जी के साथ कैसे घटना घटी, क्यों घटी, क्या पक्ष था, भारत के कौन लोग थे, उनको रात को भोजन किसने दिया, इस पर कई तरह की डॉक्यूमेंट्री आ चुकी हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, देश का पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, देश की मिट्टी का लाल जिसे कहा जाता है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला कहा जाता है। भाटी जी स्वीकार करेंगे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने जीते जी तो अन्याय किया, मृत्यु की शहादत के बाद भी अन्याय किया। दूसरी बात है कि ट्रंप कुछ भी बोले, ट्रंप तो 100 मोर्चे खोल कर रखे हुए हैं, अभी अपने मित्र से झगड़ा करने में लगे हुए हैं, उनके मित्र नई पार्टी बनाने में लगे हैं। हम क्यों उसमें उलझे? क्या पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप ने समझौता कराया? पाकिस्तान में कोई विपक्ष के नेता ने सरकार से नहीं पूछा है कि समझौता ट्रंप ने करवाया है। भारत के विपक्ष को बहुत परेशानी हो रही, ट्रंप ने करवाया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है दिस इज ए बायलैटरल। मैं कहता हूं जो लोग भी कहते हैं समझौते को कराया, दिस इज ए स्लैप ऑन देयर फेस। चाहे वो बड़े देश हो, छोटे देश हो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। डिप्लोमेसी में हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे देश की विदेश नीति प्रभावित हो जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स को इनॉग्रेट किया है। आई कंसीडर दिस, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दिस इज ए इनॉग्रेशन ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। भारत में एक राष्ट्रीय राजनीति का उद्घाटन है। उनको लगा सलमान खुर्शीद का विदेश मंत्री रह चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। जी बिल्कुल। और इस्लामिक देशों में उनका अच्छा खासा उनका प्रभाव है। दूसरा, सब जानते शशि थरूर यूनाइटेड नेशन में थे उनका विदेश मंत्रालय में बहुत रुचि रहती। तो जिन लोगों को, जॉन बेटा सीपीएम के थे, एक लिबरल कैरेक्टर सीपीएम में है, उनको रखा है।
विपक्ष के नेता का काम है हमारी आलोचना करना, चाहे हम टीम में रखें या ना रखें, आलोचना करना। लेकिन राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता जो कर रही हैं, जो मुझे बहुत आपत्ति लगा जब अपने प्रधानमंत्री के लिए कहना कि सिर्फ वो सेल्फी लेते हैं, सेल्फी शूट करते हैं। आप किसके लिए बात कर रहे हैं? परीक्षा पे चर्चा पर जाइए, कैसे छोटे बच्चे उनसे प्रभावित होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं परीक्षा की चर्चा पर जाऊं। सच बताऊं, मैं चाहे मोदी जी की जगह मनमोहन सिंह जी भी होते, सोनिया जी भी होती और ये मन की बात होता तो मैं खुलकर प्रशंसा करता। ये मन की बात में ऐसा लगता है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं। जिन बातों को छोटे छोटे लोग जो बड़े प्रयास कर रहे हैं, सामान्य लोग जो असामान्य काम कर रहे हैं, पूरे देश के नॉर्थ ईस्ट में, दुनिया के अन्य हिस्सों, भारत के अन्य हिस्सों में सब उभर कर आता है। पूरे महीने भर तो उसकी तैयारी चलती है। देखिए, कुछ ऐसे काम इस देश में ऐसा हुआ है जो 2014 से पहले नहीं हुआ था। इसीलिए अंग्रेजी अखबार ने जो लिखा था, द गार्डियन ने, द ब्रिटिशर्स हैव फाइनली लेफ्ट इंडिया। मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूँ, जो ब्रिटेन का कानून था, चित्रा जी आप पढ़ लीजिए उस कानून में किस तरह से क्वीन विक्टोरिया को केंद्र में रख के कानून था। कई जगह माय लॉर्ड और योर हाइनेस और सब क्वीन विक्टोरिया था। 3 कानूनों को अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदला। तो मैं कहता डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन डिस्कोर्स, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन लॉज तो होते साथ विकास का जो पैमाना सेट हुआ। एक अंतिम उदाहरण देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का लोग नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं। 478 फ्लाईओवर्स और अंडरपास बने हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितना मुश्किल था। और मुझे लगता है रेल के क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्ट में काम हुआ है, उसको देखकर आज चाइना बहुत अपनी जैसे आंख में मिर्ची डाल देना होता है, आंख में मिर्ची डाल देना होता है, चाइना उसीलिए परेशान है। चीन की परेशानी का मूल कारण कि सीमावर्ती क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जिसको एंटोनी साहब कहते थे, कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर। वो बहुत अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वो क्या कहते थे, कांग्रेस का दर्शन क्या था कि एक ईमानदार व्यक्ति से क्या कहवाया जाता था, सोनिया जी क्या कहवाती थी। ठीक है सर, एक बार राजकुमार भाटी जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। डेवलपमेंट करेंगे तो चाइना एंटर। ठीक है, आपने जो बातें उनकी बातों पर जवाब देते हुए कही, उसके बाद मैं फौरन इमरान नबी डाल दिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट 2 मिनट में राजकुमार भाटी जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे थे राकेश जी, मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। मणिपुर में क्या हालात हुए हैं और क्या स्थिति चल रही है, ये भी पूरा देश देख रहा है। तो जब हम खाली चुनिंदा बातों को कह के हम श्रेय लेना चाहें, तो हमें असफलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि असफलताएं कहाँ कहाँ हैं। और इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, जो एक माहौल बना है कि विपक्ष का चरित्रहरण करने का, विपक्ष के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाने का, विपक्ष की आलोचना करने का, और जो सरकार के विरोध में बोलता है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जेल भेजने का, ये हमारी एक बहुत बड़ी असफलता है। भारत देश की दुनिया में एक छवि रही है कि भारत एक सच्चा लोकतंत्र है और भारत में बोलने की आज़ादी है। वो आज़ादी हमारी कम हुई है इन 11 सालों में। ये जो बाहर की रिपोर्टें आ रही हैं, एक पंक्ति के सवाल है, एक सवाल है, एक आप पूछे जी। एक भाटी जी एक चीज बता दीजिए, आप कह रहे हैं मुकदमा होता है। शर्मिष्ठा एक बहुत कम आयु की बच्ची है, उसने जो वीडियो बनाया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसने गलती की, उसने माफ़ी मांगी, कई बार माफ़ी मांगी। किस प्रकार से जुल्म ढाहा गया। जो लोग नुपुर शर्मा की हत्या की बात करते हैं, उनके साथ तो कोई केस नहीं हुआ बंगाल की सरकार की। क्या आप सहमत हैं कि शर्मिष्ठा के साथ जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रोफेसर अली की भी गिरफ्तारी हुई, अली महमूदाबाद की भी गिरफ्तारी हुई, द्वितीय दर्जे के नागरिक एक शब्द भी खिलाफ नहीं लिखा था देश के खिलाफ। उनकी पोस्ट में कोई आपत्तिजनक शब्द ही नहीं था, केवल नाम की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया आपकी सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उन्हें बेल दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आलोचना भी की कि गिरफ्तारी गलत हुई है। और कम से कम 50 केसों में सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। 50 केसों में, कम से कम गिरफ्तारी के 50 केसों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकार की आलोचना की है। आदरणीय भाटी जी, चित्रा जी के ही डिबेट में हम आपसे इस पर डिबेट कर चुके। मैंने क्या कहा, महमूदाबाद यदि उसी बात को 1 महीने पहले लिखते या ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद लिखते तो वो आइडियोलॉजिकल डिसीज था। समय और संदर्भ का महत्व होता है राजनीति में और देश के मामले में। जिस वक्त हमारी एक बहन कुरैशी जाकर पाकिस्तान पर एक तरह से हमला का नेतृत्व कर रही थी, और जिस वक्त वही आतंकवादी आकर लोगों को, आपने खुद कहा कि आइडेंटिटी कार्ड, वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं देख रहे थे, वो कपड़े उतार कर पहचान रहे थे
आप छिपाइए मत, कपड़े उतार कर वो पहचान देख रहे थे ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और ऐसा उस वक्त वह महमूदाबाद लिखता है कि ये मुसलमानों के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार हो रहा, तो क्या करना चाहता था, किस वक्त लिखा, इसलिए उसको जस्टिफाई मत कीजिए। मैंने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर के 10 दिन पहले शर्मिष्ठा पैनोली की गिरफ्तारी पे सवाल उठाया, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि शर्मिष्ठा पैनोली की गिरफ्तारी तो आपको गलत लग रही है और अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी आपको ठीक लग रही है, आपकी सरकार गिरफ्तार कर रही है, जबकि उन्होंने कोई आपत्ति शर्मिष्ठा पैनोली ने तो बहुत आपत्तिजनक बातें बोली हैं धर्म को लेकर, नबी को लेकर, और प्रोफेसर ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। वो माफी मांग ली, 4 बार माफी मांगी। इतना समाजवादी पार्टी का यह असर हो गया कि शर्मिष्ठा आपकी सरकार इतनी उदार है विपक्ष के लिए। शर्मिष्ठा तो हमारी संघ की स्वयंसेवक नहीं है। अभी कोई हिंदू बच्ची गलती कर ले, माफी मांग ले, तो उस पर आप भाटी जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अनुपुर शर्मा ने भी माफी मांगी थी भाटी साहब। नहीं तो ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी जान को भी तो खतरे में वो कहीं जा नहीं चाहिए। सकती है। माफी न जाने कितनी बार मांग ली, 500 बार, लेकिन नहीं जा सकती ना इसी देश में। तो इसी देश में कुछ कट्टर जमाते हैं ना जो इस तरह से लोगों को टारगेट करती हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन सेलेक्टिव राजनीति बीजेपी के शासन में भी होती है, ये बात भी सच है। उनके खुद के नेताओं ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और कोई कार्रवाई बीजेपी की ओर से नहीं की गई थी। इमरान नबी डार जी, पहले आपके पास आते हुए देखिए रणनीतिक लाभ एक बार जल्दी से दर्शकों को बताते हुए कि ये जो चुनाव रेलवे ब्रिज के निर्माण से जो बड़े बड़े फायदे हिंदुस्तान को होने हैं, खासतौर से सेना को सभी मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी, समय की बचत होगी, सैन्य प्रशासनिक पहुंच में सुधार होगा, सेना के जवान, उपकरण, हथियार, टैंक आदि को रेल मार्ग से आसानी से लेकर जाया जा सकता है, बर्फबारी भूस्खलन के कारण कोई बाधा नहीं, और भी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन ये 4-5 बातें मैंने रखी। लेकिन इमरान नबी डार साहब, ये बातें आप कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अब जो बातें बचपन से लेकर आज तक मुख्यमंत्री का सपना था, वो सपना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरा हुआ, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी, सहयोगी पार्टी, उस बात को नहीं मान रही है। देखिए, आई डोंट स्पीक, मैं कांग्रेस का ब्रीफ लेके नहीं बैठा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जो आपको अपनी पार्टी का स्टैंड था मैंने आपके सामने रखा। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, यू शुड आस्क देम, व्हाई शुड आई आंसर फॉर देम। हाँ, नहीं, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा ना। मान लीजिए 7 की पार्टियां हैं, एक साथ विकास का काम करना है, तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हाँ, समझा पाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं डार साहब। देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन इन दिस। ये कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड, इट इज देयर ओपिनियन, हाँ, दे हैव देयर ओपिनियन एंड दे हैव द राइट टू पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन, और उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। आपने मुझसे, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, सो आई विल टॉक ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी। जो कांग्रेस बोलती है आप उनसे पूछिए ना, आई हैव उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, निगत अब्बास आपके पास आते हुए, उमर अब्दुल्ला तो बड़े खुश हैं आज। आप रोहन गुप्ता जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। और कश्मीर में विकास की बयार बह रही है, ये बातें भी उनकी ओर से कही गई, हालांकि पूर्ण राज्य के दर्जे की भी उनकी ओर से मांग की गई है आज प्रधानमंत्री के सामने। चित्रा जी, तो हमने कब कहा कि हम विरोध कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि अच्छा स्टेट्समैन वो होता है जो सारी पुरानी जो सरकारें रही हैं, और अगर उन्होंने कुछ काम करके आपको विरासत में दिया था तो आप उनका भी नाम ले लेते। मैं तो बस ये कह रही हूँ, क्योंकि 20% काम करने में, जैसे अभी भाटी भाई ने भी बताया कि 11 वर्ष आपको लग गया, 80% काम तो हमने आपको करके विरासत में दिया था। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि 1-2 चीजें 80% वाली बात गलत है ना। नहीं, वो गलत नहीं है चित्रा जी। हमारी तो रिसर्च टीम ने दी है। देखिए, अब सही बातें हम करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं। एबीपी की रिसर्च से रोहन गुप्ता जी, आप दोनों लोगों की अलग-अलग रिसर्च होगी, लेकर आते हैं हम अपनी आप 80 कह दीजिए, वो पूरा 100 ले लेंगे। चित्रा जी, अभी राकेश सिन्हा जी, मैं बहुत वरिष्ठ हूं, उनकी बहुत आदर सम्मान करती हूँ, आपने उनको बीच में नहीं टोका। वैसे ही मैं 30 सेकंड आपसे मांगती हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बोला और थोड़ी मॉरल की बातें बोली, और हमेशा वो मुझे मॉरल ज्ञान देते हैं और मैं लेना भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत वरिष्ठ है। उन्होंने कहा कि अदब से लेना था नाम, हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी को भी अदब से लेना था। मैं तो पूछना चाहती हूँ, कितनी दफा इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नेहरू जी का नाम कितने अदब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है। ये राकेश सिन्हा जी वाकिफ हैं इस बातों से, थोड़ा मॉरल ज्ञान उन्हें दे देते। मैं तो वो नाम भी पलटना नहीं चाहती हूँ। मनमोहन जी के खिलाफ तो इन्होंने मूवी बना दी थी, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, तो उस पर भी अगर कुछ बोल दे, और विजय शाह देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा, या फिर वो हाईवे वाले नेता पर थोड़ा सा अगर ये दे दे मॉरल ज्ञान, तो मैं मानूंगी कि वाकई ये अनबाइस्ड मॉरल ज्ञान की बात करते हैं। खैर, इसके बाद रोहन जी ने 2 बातें
बोली कि थरूर जी देखिए, थरूर जी गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते। मैं दो चीजें बोलती हूँ रोहन जी आपको, आप सिर्फ दो चीजें कर दीजिए। आप एक ये कह दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो नरेंद्र मोदी ने गलत कहा था। दूसरा, ये वही थरूर साहब है जिन्होंने अपनी किताब में मनमोहन जी की सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र करा है। तो आप उसे मानते हैं या नहीं मानते, उस पर बता दीजिए, जो आपका जो दोहरा चेहरा है वो क्लीन हो जाएगा। दूसरा, आखिरी 10 सेकंड, मैंने झूठ की बात कही थी, क्यों झूठ क्यों बोलते हैं? 2020 से झूठ बोले, वैसे तो पहले से बोले, पर 2020 में कितना बड़ा झूठ बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान वैली में कि 20 हमारे जो सोल्जर्स है वो शहीद नहीं हुए, जबकि गलवान वैली में हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए। आर्मी ने खुद कहा था, आपने बोला झूठ, नहीं कुछ नहीं हुआ। चाहे वो दिमचौक हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, आज भी चीन घुसकर बैठे, लेकिन न जाने नरेंद्र मोदी कौन सा डर का दस्तावेज साइन कर बैठे जर्मनी के मॉन्ट ब्लैंक पेन से चाइना के साथ। सेना के बयान के बाद पीएम का बयान था कि वो शहीद नहीं हुए हैं। सुनिए और सुनिए नहीं, एक सेकंड, क्रॉस चेक। निगत अब्बास, आप कुछ भी कहकर स्टूडियो से निकल जाएंगी। मैं नहीं, निगत अब्बास गलत बात है, निगत अब्बास गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की राजनीतिक बातें आप कर लीजिए। मैं चित्रा जी आप ही की बात पर सेना के एक सेकंड, आप अगर शहीदों की बात करेंगे मुस्कुराकर इस तरह से, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है निगत अब्बास, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है निगत अब्बास, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है। प्लीज मेरा सवाल सुनिए। क्या सेना ने कहा कि 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई जवान नहीं मारा गया? निगत अब्बास जी, नहीं, आप देखिए फिर झूठ बोल रही हैं। निगत अब्बास, आप झूठ बोल रही हैं। क्या सेना ने, एक सेकंड सवाल सुनिए, सेना की ओर से कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आकर कहा कि कोई जवान शहीद नहीं हुए हैं? आप ये कह रही हैं? मैं ये आपने अभी भी कोट किया है। नहीं, मैंने ये कहा कि सेना ने बाद में बताया, पहले तो नरेंद्र मोदी ने बोला झूठ की नहीं हमारे कोई सोल्जर्स वहां पे जवान शहीद नहीं हुए। बात क्रॉस चेक कर दिया करिए, उसके बाद बोला करिए कि सेना ने बता दिया था 20 लोग मारे गए, फिर मोदी आते हैं वो कहते हैं कि नहीं 20 जवान, कैसी बात है निगत अब्बास? प्लीज थोड़ा सा सीरियस डिबेट है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मैच्योर, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा और मैच्योर होने की जरूरत है। अब आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, आप मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला या नहीं बोला कि चाइना से कोई गुस्सा नहीं है, कोई घुसपैठ? बोलिए रोहन गुप्ता जी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर पर रहे, चाइना चले जाएंगे, आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब जरा इनकी बातों पर रोहन गुप्ता जी झूठ बोलते रहते हैं ना लगातार। ठीक है, 4 झूठ तो मैंने आपका पकड़ा बैठे बैठे। चित्रा जी, बोलिए रोहन गुप्ता जी, इनके चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, ऐसा है, ये जो अपरिपक्वता और ओवर एग्रेशन से आप डिबेट को हाईजैक, आपके नेता ना देश के नैरेटिव को हाईजैक कर सकते ना आप डिबेट को कर सकते हैं। आपका एग्रेशन रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर। 3 बार आपने चित्रा जी उनको एक्सपोज कर दिया। मैं आपके एक मिनट मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ। 3 बार आपने उनके झूठ को नहीं, यहाँ पर आप बताइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये झूठ बोला था या नहीं बोला था? बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, चित्रा जी को चुप करवाइए। ये जो हाईजैक झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, हर बार झूठ बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है आपका? उसके बाद चुनाव हुए, जनता ने फिर से मोदी को चुना, जनता ने फिर से मोदी को चुना। 2020 के बाद चीन के मुद्दे पर भी चुनाव हुआ ना, फिर से मोदी को चुन लिया। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे पर पुरानी सरकारों को श्रेय क्यों नहीं देती है बीजेपी? रोहन गुप्ता जी। चित्रा जी, मुद्दा सिर्फ साफ है। यहाँ पे अभी आपने एनसी के प्रवक्ता को भी पूछा, देखिए इनकी सिचुएशन देखिए, एनसी के सीएम बने, गठबंधन में चुनाव लड़े, उनकी दूरंदेशी देखिए। उनको मालूम था कि अगर कांग्रेस को साथ में रखा तो भस्मासुर करके हमारा जो विकास का एजेंडा खत्म करेगा। जीतने के बाद भी कांग्रेस को मंत्री पद नहीं दिया, ये तो इनकी हकीकत है, क्योंकि नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। जो आप अपना एग्रेशन दिखा रही है, जो भाषा का प्रयोग करिए, ये भाषा देश कभी नहीं स्वीकार करेगा। आपके सवाल पूछने का अधिकार है, पर वो सवाल पूछने के प्रोसेस में अगर आप देश के खिलाफ चले जाएंगी, सेना के खिलाफ चली जाएंगी, देश नहीं स्वीकार करेगा। पुराने प्रधानमंत्री का नाम अगर आज लेंगे होते प्रधानमंत्री मोदी जी, सेना के खिलाफ नेता बात फिर से चला जाता है। सेना नहीं है रोहन गुप्ता, नरेंद्र मोदी सेना नहीं है, नरेंद्र मोदी सेना नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी जब आपने सेना के खिलाफ कहा है, सेना के खिलाफ एक शब्द डीजीएमओ बोला है, डीजीएमओ के बयान के खिलाफ बोला है। अगर आपने बिल्कुल बोला है, आपने अगर सीज फायर का अपनी बात की है, आपने बोला है सेना के खिलाफ, अगर डीजीएमओ ने जो कहा उसको आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? डीजीएमओ ने क्या कहा? इंडियन डीजीएमओ ने क्या कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमको अप्रोच किया? आप इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो आपने सेना का अपमान किया। आप बताइए सेना का अपमान क्यों किया? डीजीएमओ का जो बयान है उसको आपने काउंटर क्यों किया? आप जवाब दीजिए, आप बता दीजिए ना, डीजीएमओ का काउंटर क्यों किया आपने? इंडियन डीजीएमओ का बयान का काउंटर क्यों किया आपने? आपने क्यों काउंटर किया? डीजीएमओ का काउंटर क्यों किया आपने? ट्रंप कहां से आ गया? जब इंडियन डीजीएमओ ने कहा
11 दफा झूठ बोला, बस ये बता दीजिए। तब आप वक्त इसको हमें क्यों इतने की काउंटर इजाजत करिए? देता है। आप तमाम बताइए मेहमानों का सेना बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जब डिप्लोमेटिक बात होती है दूसरे देशों के साथ तो बहुत सारे ऐसे किंतु परंतु होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, लेकिन देश के विकास के मुद्दे पर भी राजनीतिक पार्टियों की जुबान अलग अलग है। श्रेय लेने की यह सियासत है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये भी है कि 370 के बाद बदलते हुए कश्मीर की ये बड़ी तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और यकीनन हर हिंदुस्तानी के लिए आज ये गर्व का मौका भी है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।